हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीटर ब्रिज से है, जिसमें 1 मीटर लंबा तार है। उसका जो बैलेंस पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे आता है। तो दोनों रेजिस्टेंस का हमें रेशियो बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीटर ब्रिज होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर उसके प्रिंसिपल की बात करें, दोनों ही जो व्हीट स्टोन सेतु होता है यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही वर्क करते हैं, सिमिलर होते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक रिलेशन याद करना है, रखना है, जो आर अपॉन एस जो हमें उनका फाइंड करना है वो आपका लेंथ अपॉन 100 माइनस लेंथ, इतना करना है। अब ये कैसे आया वो भी अभी समझाऊंगा। अगर कभी अननोन रेजिस्टेंस आर हमसे फाइंड करवाए तो कैसे अप्रोच करेंगे, पहले आपको इतना केवल करना है एग्जाम हॉल में कि इतना लिखना है। एल आपको दिया है, जो बैलेंस पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे आया है तो 30 लिखा बटे 100। अब ये 100 इसलिए लिखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस लेंथ, अब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हुआ और दो जीरो से जीरो कटा, हमारा आंसर आ गया 3:7। तो क्या हमने जितना देखा इतना ही ईजी था ये? हाँ देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, देखो ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई। अब कभी अगर अननोन रेजिस्टेंस पूछ दिए तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिंसिपल पता होना चाहिए। मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये एक रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉन्ड है वो एस है, और ये सपोज मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये मीटर वायर लगा हुआ है और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो जॉकी है वो यहाँ पे मीटर। अब ये इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें वायर का इंस्ट्रूमेंट होता है वो 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 1 मीटर का होता है। और इसमें जो वायर लगा होता है, एक मैं एडिशनल आपको बता दूं कि इस वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम होना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी अधिक होनी चाहिए। तभी इसमें बेसिकली जो कॉपर, यूजुअली क्या होता है, जनरली कॉपर यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉपर का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अधिक होता है और होना चाहिए कम। तो वो तो अलग बात है। फिलहाल अगर देखें तो अगर ये पूरा यहाँ पे बैलेंस, सपोज ये 1 मीटर का तार है, ध्यान से देखना, ये मैं इसे थोड़ा मोटा कर लूँ तो यहाँ पे इसका बैलेंस पॉइंट, अगर ये गैल्वेनोमीटर में लगाने पे बैलेंस पॉइंट यहाँ पे इन्होंने 30 का बताया है, 30 पे मिलाए तो ये जो लेंथ है वो 30 हो गई और ये रेस्ट बची वो 100 माइनस 30 ही तो होगी। तो तभी हमने 100 माइनस एल किया था, तो सीधा 100 माइनस 30 मतलब इधर 70 बचा होगा। अब आपको पता है प्रिंसिपल वही व्हीट स्टोन वाला, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होता है। तो सिमिलरली आर अपॉन एल बटे एस अपॉन 100 माइनस एल करके, तो वही प्रिंसिपल से हमने डायरेक्ट अभी आपको वो रिजल्ट बताया था। अब कभी इसका क्या होता है, बेसिक जो मेजर वर्क होता है मीटर ब्रिज का, वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में होता है। सपोज आपको आर दिया जाएगा, एक ऐसे ही या फिगर दे दे या ना भी दे, तो एस फाइंड कराए तो आर बटे यहाँ पे जहाँ बैलेंस पॉइंट मिल रहा होगा वो लेंथ बटे एस बटे 100 माइनस एल। तो इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात बता दूं मैं कि जो एक क्वेश्चन अभी बहुत आने लग गया है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें बैलेंस पॉइंट यानी कि संतुलन, सॉरी, वो कब सबसे अधिक सेंसिटिव होगा, वो कब सबसे अधिक सेंसिटिव होगा, 4 कंडीशन देगा। जब आपका चारों रजिस्टेंस आपके इक्वल हों तब आपका वो सबसे अधिक सेंसिटिव होगा। ये क्वेश्चन अभी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रखना। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या है कि दो बल्ब है, P1 वाट का है पहला और वोल्ट V है, और दूसरा जो है वो P2 वाट का है और वोल्ट उसमें भी V है, V2 नहीं है, ये V है। दोनों को पैरेलली जोड़ दिया गया है, तो जो टोटल पावर होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, या ये फिर या थर्ड या फोर्थ। तो देखो दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर दोगे आप लोग, ये और ये। अब आप सोचोगे कि सीरीज क्रम में तो P1 प्लस P2 होना चाहिए, तो पैरेलल में ये हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि थोड़ा उल्टा होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, फिर मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि पावर होता क्या है, P बराबर होता है V² अपॉन R। आई होप इतना तो सबको पता होगा, P बराबर VI होता है। वैसे P बराबर VI होता है, जब I की वैल्यू हम V/R रखेंगे तो V² अपॉन R मिलता है। यानी कि ये आपको आई होप की पता होगा। अब आपको पता है पैरेलल की बात कर रहा है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। तो यहाँ से अगर हम 1/R V² इधर लाएंगे तो V² आ जाएगा, तो ये 1/R मिल जाएगा। यानी कि 1/R की जगह पे हम पूरा P/V² लिख सकते हैं। सिमिलरली R1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे P1/V² हो जाएगा, और यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे P2/V² हो जाएगा। अब V² यहाँ पे कॉमन लेंगे, नीचे लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये नीचे वाला कट के, तो P इक्वल टू मिल जाएगा P1 प्लस P2। अब आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इतना लिखना नहीं है, आप याद रखना इस चीज़ को कि पावर ओवरऑल पूछी जाए और वोल्टेज सेम रहे दोनों ही बल्ब का। सपोज यहाँ पे मैं फिगर भी अगर बनाऊँ तो यहाँ पे एक बल्ब ये लगा हुआ है, उसके पैरेलल में एक बल्ब ये लगा हुआ है, दोनों अगर पैरेलल में लगाएं
तो फिर सीरीज़ वाला आंसर आता है, मतलब जो रेजिस्टेंस का सीरीज़ होता है ये, या इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सीरीज़ क्रम पूछता तब पैरेलल वाला आंसर आता क्या आता, और उसका जो वो कैलकुलेशन होती वो मैंने अभी बताया, वैसे आप करके देख सकते हो। तो अब आप इन्हें फैक्ट की तरह याद रख सकते हो कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, P1 + P2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो देखने में लगते हैं कि बहुत ईजी है बट इतने ईजी नहीं होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई का मतलब होता है स्टेप अप, और अपचाई अगर लिखा हो तो स्टेप डाउन। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो कुंडली है उसमें जो करंट का मान है वो प्राइमरी कुंडली है जो प्राथमिक जो है उसकी अपेक्षा क्या होता है, बराबर होता है दोनों में, या अधिक होगा या कम होगा। तो देखो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात करें, स्टेप अप की बात करें, तो उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि फेरों की संख्या जो होती है सेकेंडरी में वो अधिक होती है प्राइमरी के। ये बात करें तो स्टेप अप की बात करें जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने आपको कई बार ये रिजल्ट बताया है कि जो NS/NP = VS/VP = IP/IS। ये मैं हर बार बताता हूँ। अब इसका यूज़ देखो इस क्वेश्चन में होगा कैसे, कि अब आपको पता है कि सेकेंडरी में अगर स्टेप अप की बात करें तो नंबर ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं, यानी कि NS बड़ा है। अब NS बड़ा है तो इन्होंने पूछा क्या है कि इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी में करंट कैसा होगा। अगर ये बड़ा है तो ये I उसका इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये S ऊपर है, यहाँ पे I वाले में S नीचे है, तो आपको दिख रहा है कि ये N जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं करंट के। अगर करंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं तो, और इसमें सेकेंडरी में अगर टर्म्स ज़्यादा होंगे तो करंट कम होगा। क्या होगा, करंट कम होगा। आपको केवल वही नहीं है कि फेरों के पता है कि सेकेंडरी में फेरे अधिक होंगे तो हर चीज़ अधिक होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है कि आपसे क्या पोटेंशियल पूछा है, करंट पूछा है, क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कम होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पतला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है और इंटेंसिटी I है। इसके द्वारक का केंद्रीय भाग यानी कि सेंट्रल जो भाग है वो d/2 डायमीटर का आधा अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है। तो अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखो ये थोड़ा एक लेवल अधिक है। अगर सबसे पहले तो इसका बेसिक पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, नेवी और एयरफोर्स और NDA जितने भी ये एग्ज़ाम है, कि ये पूछेगा कि आधा अगर उसको अपारदर्शी कागज़ से ढक दें या कहेगा पॉलिश कर दें तो क्या उसकी फोकस दूरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आप उसको ढक देते हो तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इमेज है ना, तो इमेज शिफ्ट होगा आगे, ना इमेज पीछे शिफ्ट होगा, ना इमेज छोटा होगा, ना इमेज बड़ा होगा। आधा बार्निश कर दें या फिर आधा अपारदर्शी कागज़ से ढक दें, यानी कि फोकल लेंथ तो सेम ही रहने वाली है। याद रखना एक चीज़, इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। हाँ ये बात है, अगर अपारदर्शी कागज़ से ढक दिया है तो इंटेंसिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था। अब डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो किस तरह से वेरी करेगी। सपोज ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आप दो एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ क्या है कि चेंज हो गई और वो अनचेंज रहनी चाहिए। अब इन दो ऑप्शन में आप कैसे परफॉर्म करोगे कि आपको इंटेंसिटी का पता होना चाहिए। आप लिख लो ये चीज़ कि जो इंटेंसिटी होगी लेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के स्क्वायर के, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है वो एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 और I2 यही रिलेशन निकालें तो ये I2 ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और I1, तो ये A2/A1 का पूरा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। A2 मतलब फाइनल एरिया और A1 मतलब इनिशियल एरिया। तो इनिशियली πr² रहा होगा, ठीक है, और फाइनली आपका πr² में से जब उसे ढक दिया गया आधा डायमीटर, मतलब आधा डायमीटर होता क्या है, रेडियस का दोगुना होता है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, पाई उसका आधा करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो πr²/4 हो जाएगा। देखो πr/2 का स्क्वायर करेंगे तो r², तो इतने में से इतना घट के ही तो फाइनली रह गया होगा। तो यहाँ से देखें 4 से अगर यहाँ पे LCM ऊपर 4 लेंगे तो 4 से यहाँ पे जाके तो यहाँ पे 3/4 πr² बचेगा। ऊपर बचेगा 3/4 πr² और नीचे बचा πr² से πr² कट गया, यानी कि 3/4 आ गया। I2/I1 3/4 है, तो I2 अगर हम निकालें तो I1 का 3/4 आ जाएगा, यानी कि D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा क्या होगा। कैलकुलेशन अगर ना समझ में आई हो तो I2/I1 हमें मिला 3/4,
तो अब I1 इधर आ जाएगा, यानी कि 3/4 I इनिशियली जो I होगा उसका 3/4, यानी कि कम तो हुई, डिक्रीज तो होती है इंटेंसिटी। लेकिन अगर ऐसे दे दे, सपोज यहाँ पे डायमीटर 4 कर देता dy4, तब आप वैसे ही कर सकते थे, एरिया पाई इनिशियली हो जाता πr² माइनस पाई, अब r/4 करेंगे तो r² बटे आपकी बार 16 हो जाता है। इस तरह से वैसे आधा ही, वैसे अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें ऐसे ही कहता है कि आधा भाग डायमीटर का आधा कलर कर दिया गया है या कागज़ रख दिया गया है। तो ये आंसर आपको अब आपने देख लिया, एक बार रिवीजन और कर लोगे तो शायद आपको कैलकुलेट भी ना करना पड़े पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम जो डेविएशन की सिचुएशन में जो प्रकाश की किरण है एक समकोणिक यानी कि राइट एंगल प्रिज्म जो है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, उस पर आपतित यानी कि आपतित होती है, ठीक है। जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होगा, यानी कि वो प्रिज्म कोण का 1/4 होगा, प्रिज्म कोण का आधा होगा, या उसके इक्वल होगा, या प्रिज्म कोण का 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं जो अभी समझाऊंगा वो आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो अभी समझाऊंगा उससे आप न्यूमेरिकल भी आप हेल्प होगी आपको न्यूमेरिकल में। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा सॉरी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I अपॉन साइन R, जहाँ पे I होता है आपतन कोण और R होता है अपवर्तन कोण। अब आपने एक और फॉर्मूला प्रिज्म में पढ़ा होगा, साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। अगर इन दोनों ही फॉर्मूलों की हम कंपैरिजन कराएं तो जो हमें आपतन कोण दिखता है वो यही तो होता है A प्लस डेल्टा m/2, और जो अपवर्तन कोण होता है वो सीधा सीधा प्रिज्म कोण का आधा होता है। ये दो बातें याद रखना, बिलीव मी, आप अगर आपको ये पता है तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि अपवर्तन कोण प्रिज्म कोण देके अपवर्तन कोण पूछा है और लड़का सोचता रह गया कि कैसे करना है। तो आपको दिख रहा है कि जो इस फॉर्मूले से अगर कंपैरिजन कराएं तो अपवर्तन कोण सीधा सीधा उसका हाफ दिख रहा है, और यहाँ से जो आपतन कोण है वो हमें अगर कंपैरिजन कराने पे कितना दिख रहा है, A प्लस डेल्टा m/2। बस अब क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपतन कोण जो है वो 3/4 है प्रिज्म कोण का, यानी कि I है जो वो 3/4 है किसका, प्रिज्म कोण का। तो हम आपतन कोण की जगह पे 3/4 A लिख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ये 2 से 2 बार कट जाएगा, इधर ये जाएगा 2 का गुणा होगा तो ये 2A होगा, और 2A 3A से घटेगा, और 2 का गुणा इधर भी होगा इसमें भी। तो आप कैलकुलेट फर्दर कर लोगे तो वो क्या आएगा, A/2 आएगा। जो मिनिमम डेविएशन एंगल आएगा वो प्रिज्म कोण का आधा आएगा। वैसे आपको समझ में आ गया हो, मैं आपको इस फॉर्मूले की कंपैरिजन बता रहा था कि ऐसे आ सकता है। और एक पतले प्रिज्म के लिए भी आप एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, विचलन कोण -1 इंटू प्रिज्म कोण। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो प्रिज्म वाला जो वीडियो है वो जाके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे मैंने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बताए हैं जिनसे आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। अब क्या है कि रेक्टिफायर से क्वेश्चन है। वैसे आपको बता दूं कि जो डिस्टकारी होता है, रेक्टिफायर होता है, उसका वर्क क्या होता है कि वो जो अल्टरनेट करंट होता है AC, उसको वो DC में बदलता है, ठीक है। जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदलता है। अब ये DC में तो बदलता है, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो या तो वो फुल वेव दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो जो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूर्ण, मैं फुल हाफ वेव की पहले बात कर लूँ। यहाँ पे ये सोर्स है या जिसे इनपुट कह सकते हो, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जो हाफ वेव होता है वो क्या करता है कि वो प्लस और प्लस माइनस वालों को क्या करता है, नेगेटिव वालों को नहीं लेता है, यानी कि छोड़ देता है पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हाफ वेव। और फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है, फुल वेव ये इनपुट है जैसे, तो वो क्या करता है कि माइनस वालों को भी प्लस बना देता है, माइनस वालों को भी प्लस बना देता है। ये तो इसका हो गया, अगर हम ब्रीफ में समझे तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है फुल वेव। अब आप याद एक चीज़ रखना कि एक चीज़ क्या याद रखना कि अगर इनपुट की फ्रिक्वेंसी आपको दी जाए, ठीक है, सवाल ऐसे ही आता है यूजुअली, इनपुट की फ्रिक्वेंसी देके आउटपुट की पूछेगा। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो 2 गुना कर दो इनिशियल का, यानी कि जो इनिशियल की होगी फ्रिक्वेंसी उसका 2 गुना कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 का 2 गुना 100। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन अर्ध तरंग दृष्टिकारी का होता, हाफ वेव रेक्टिफायर का होता, तो वो क्या करता है, तो वो इक्वल ही रहती है। जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी रहेगी वही आपकी आउटपुट की, तब आंसर 50 हर्ट्ज होता अगर यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता, ठीक है। इन दो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको देख सकता है।
अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो आपको पता होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये अल्ट्रावायलेट, ये सारी कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं यानी कि अनुप्रस्थ होती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य होती हैं? आई होप कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। और अब मैं आपसे अपने हर वीडियो में लास्ट में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा करूँगा जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके एग्जाम में आने के, और वो आया हुआ होगा। तो इसका आंसर गाइस ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा। और ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में देखना है जिन्होंने आंसर्स दिए हैं, और जिसके कमेंट को मैंने पिन किया है, जिसने अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो वही आप राइट मानना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।